गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे राजनीतिक आंदोलन जो 1857 से 1919 तक जो आंदोलन हुए उन आंदोलनों के बारे में हमने पढ़ा कि उस समय 1857 के बाद में 1858 में जो भूमिपति थे, जमींदार थे, उनके बच्चे बाहर विदेशों में फट कर के राजनीतिक हलचल करने लग गए कि हमें किसी भी प्रकार से उदारवादी लोगों का विश्वास जीतना है। तो इंग्लैंड में जो उदारवादी लोग रहते थे, यानी कि जो आज़ादी और कानूनों के समक्ष बराबरी चाहते थे, उन लोगों से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। तो देखिए 1858 ईस्वी के बाद राजनीतिक चेतना का प्रसार कैसे हुआ। भारतीयों को धीरे धीरे राजनीतिक आकांक्षाएं बढ़ने लग गई। आकांक्षाएं यानी मन की इच्छाएं बढ़ने लग गई। भारत के लोग पढ़ने लिखने लग गए तो सिविल सर्विसेज में स्थानीय नहीं नियंत्रण करने की आकांक्षा की जाने लगी। सिविल सर्विसेज कहा गया है बड़ी नौकरी। अब भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई और उसके प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की जाने लगी। 1868 में बंगाल के प्रमुख अखबार हिंदू पैट्रियट के संपादक कृष्णोदास पाल ने ऐसी मांग की कि 1874 ईस्वी में उन्होंने भारत के लिए स्वराज्य शीर्षक से लिखे लेख में भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संवैधानिक सरकार के प्रारंभ की बात की। तो ये बताया जाता है कि हिंदू अखबार के जो संपादक था पैट्रिक कृष्णोदास पाल ने जहां मांग रखी कि हमारे भारत में भी एक संविधान का निर्माण हो और संविधान के द्वारा सरकार चलाई जाए। उस समय जो राजनीतिक संगठन भारत में थे वे इस प्रकार की प्रगतिशील मांग और उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके लिए बंगाल के कुछ विद्वानों, चिंतकों और 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में राष्ट्रवाद का भाव जागृत करने। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है किसी देश में रहने वाले नागरिकों के समाहित तीन गुण, भाषा, इतिहास और राजनीतिक संस्कृति से लगाव रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो बच्चों ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है। राष्ट्रवाद क्या होता है, जिसको हम साधारणतः भाषा में कहते हैं देश के प्रति लगाव, और वो लगाव तीन चीजों से होता है, भाषा, इतिहास और राजनीतिक संस्कृति। तो आप बार बार इस ऐसे शब्दों को पहचानेंगे, उनका अर्थ जानेंगे तो पूरी डिटेल आंदोलन समझ में आ जाएगा। तो राजनीतिक चेतना जागृत करना था उनका प्रमुख उद्देश्य। सार्वजनिक चेतना के द्वारा प्रारंभ होने वाला यह पहला राजनीतिक संगठन बना जिसको इंडियन लीग के नाम से जाना जाता है। तो इंडियन लीग की स्थापना 1876 में हुई थी। फिर है इंडियन एसोसिएशन, वेरी मोस्ट है। इस संस्था की स्थापना के लिए अगले वर्ष 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में लगभग 800 प्रमुख लोगों ने भाग लिया, जिसमें यह तय हुआ कि संगठन समान राजनीतिक विचार रखने वाले लोगों को एक मंच पर लाएगा, वह सामान्य जनता को संगठित करेगा। दूसरी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। यह बताया जाता है कि 1858 ईस्वी के बाद भारत में चल रहे राजनीतिक विकास का ही परिणाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जिसकी स्थापना एक अंग्रेज भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड अधिकारी था, एलेन ऑक्टेवियन होम, वेरी मोस्ट है, याद रखना पड़ेगा आपको। एओ होम के नाम से भी जाना जाता है इसको। और एलेन ऑक्टेवियन होम ने जब इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार की सोच थी कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसे भारतीयों के मन में क्या है, कि एक संगठन बनाकर उसे पता चलेगा कि भारत के राजनेता क्या चाहते हैं। इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिलती रहे तथा इसके सम्मेलनों में राजनीतिक नेताओं के मन की भड़ास निकल जाएगी और उन्हें अंग्रेजी शासन को हटाने में सशक्त प्रयास करने से भी रोका जा सकेगा। कि अंग्रेजी शासन को नहीं हटा सकते क्योंकि उनका पहले ही पता लग जाएगा ऐसे राजनीतिक जो संगठन बन रहे हैं। अब देखिए 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को व्योम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ, जिसमें देखिए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 72 राजनीतिक नेता वहां उपस्थित हुए। जो बड़े बड़े भूमि जमींदार थे, उनके बच्चे जो विद्वान भारत से विदेशों में पढ़ कर के आए ब्रिटेन में, उन लोगों ने वहां भाग लिया। अधिवेशन में कांग्रेस के 4 उद्देश्य बताए गए हैं। तो ये अधिवेशन के 4 उद्देश्य हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। पहला है राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना।
दूसरा है आने वाले वर्षों के कार्यक्रम पर विचार करना। तीसरा है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध। चौथा है अप्रत्यक्ष रूप से यह संगठन भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगा तथा इस बात का उचित दबाव देगा कि अंग्रेजों की ये जो बताई गई है सोच भारत के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करने की योग्यता नहीं रखते हैं। कांग्रेस के काल में दो चरणों में बांटा गया है। इस कांग्रेस को दो चरणों में बांटा गया है, जिसको गर्म दल और नरम दल कहा गया है। प्रथम चरण में 1885 तक 90 ईस्वी तक, जिसे उदारवाद राजनीतिक अथवा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा जाता है, और दूसरा हुआ 1905 से 1919 का काल, जिसे अतिवादियों का अथवा अतिवादी राजनीतिक दल राजनीति का काल कहा गया है। तो देखिए इन दोनों दलों ने किस प्रकार संघर्ष किया। कांग्रेस के प्रथम चरण में उदारवादी नेता रहे दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह बादशाह, व्योमेश और सोमनाथ बनर्जी कांग्रेस की राजनीतिक पर छाए हुए थे। ये उदारवादी तथा परिमित राजनीति में विश्वास करते थे। ये अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और जिसको लिबरलेशन और दूसरा कहा गया है संयम, यानी कि संयम से काम ले के समन्वय में करते थे। ये लोग भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, कानूनों के सामने बराबरी, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास में भी इच्छा करते थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें देखिए वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। इस काल में कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और इनका जनसाधारण से कोई संपर्क नहीं था। उदारवादी अंग्रेजी साम्राज्य से बने रहने हेतु अपितु उसको सुदृढ़ करने के पक्ष में थे। उन्हें डर था कि अंग्रेजों के जाने पर अव्यवस्था फैल जाएगी। अंग्रेजी राज्य शांति और व्यवस्था का घोतक था और भारत में बहुत लंबे समय तक इसका बना रहना आवश्यक था। उदारवादियों का विश्वास था कि अंग्रेज न्यायिक लोग हैं, वे भारत के साथ न्याय ही करेंगे। भारतीयों की शिकायतें अंग्रेज नौकरशाही के कारण तथा अंग्रेजों को हमारी शिकायतें की पूरी जानकारी न होने के कारण से है। यही कारण रहा कि इन लोगों ने इंग्लैंड में प्रचार की ओर अधिक ध्यान दिया। इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, केवल भारतीयों के लिए कुछ रियासतों की ही मांग की। यानी भारत के उदारवादियों को ऐसा भी डर सता रहा था कि किसी न किसी प्रकार से अगर अंग्रेज अचानक चले गए तो भारत में अशांति हो जाएगी और इस शांति को बनाए रखने के लिए हमें अंग्रेजी साम्राज्य को कुछ दिनों के लिए और रखना चाहिए। ये राजनीतिक नेताओं का विचार था। तो देखिए कुछ रियासतों की ओर मांग की। दूसरा चरण शुरू हुआ फिर, जो हमने ऊपर पढ़ा है 1905 से 1919 का काल, जिसमें देखो गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ, यानी कि वे लोग जो अधिक से अधिक अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के पक्ष में थे कि जल्दी से अंग्रेजी साम्राज्य को हटाया जाए। 19वीं शताब्दी के अंतिम 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, तो ये बताया जाता है कि 19वीं शताब्दी का जो अंतिम और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का जो वर्ष है वो वर्ष अधिक से अधिक आंदोलनों से पीड़ित था। प्रारंभिक वर्षों में देखिए, प्रारंभिक वर्षों में गर्मपंथी राष्ट्रवादी विचारों के लोगों का कांग्रेस में प्रभाव बढ़ने लगा। कांग्रेस में फूट की प्रक्रिया उस समय आरंभ हो गई जब लोकमान्य तिलक का समाज सुधार के प्रश्न पर गर्मपंथी दल तथा सुधारकों का झगड़ा हो गया। तिलक का कहना था कि स्वराज्य मेरा कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते और न कोई प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। चार प्रमुख कांग्रेसी नेता रहे, जिसमें बताया गया है कि लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन का मार्गदर्शन किया, जिसको गर्म दल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जिसने आपने लाल, बाल और पाल के बारे में सुना होगा, ये छोटी क्लासों में भी आ चुका है।
इस गर्मपंथी आंदोलन के कार्यक्रम में विदेशी माल का बहिष्कार किया, यानी विदेशी वस्तुओं को नहीं खरीदना है और स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना है। ऐसा भी आंदोलन चला जिसको स्वदेशी माल को अंगीकृत करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर बल दिया गया। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ये राजनीतिक जो नेता थे यही चाहते थे कि भारत के उद्योग अधिक खुले, जो छोटे मोटे उद्योग हैं उन्हीं की वस्तुओं को खरीदें, जिससे भारतीयों को कार्य तथा सेवा का अवसर मिल सके। सरकारी नियंत्रित शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई जाए तथा विद्यार्थियों को देश सेवा में लगाया जाए। ये इन राजनीतिक दलों का और राजनीतिक नेताओं का अधिक से अधिक प्रभाव रहा कि विद्यार्थियों को देश सेवा के पाठ पढ़ाए जाए, जिसमें देखिए स्वशासन आंदोलन। स्वशासन का आंदोलन मतलब है स्वयं का शासन, जिसमें 1915 से श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर होम रूल लीग आंदोलन स्थापित किया। क्योंकि बच्चों इसमें आपको पता है कि 1985 में जहां कांग्रेस की स्थापना हुई तो 1905 में कांग्रेस का विघटन हो गया, जिसमें देखिए 1905 में क्या हुआ, बंगाल में हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हुआ, जिसके कारण से मुसलमान कांग्रेस से अलग हो गए कुछ मुसलमान, और उन्होंने अलग पार्टी बनाई 1905 में, जिसको मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है। इस कारण से डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1915 में मुस्लिम लीग को और राष्ट्रीय कांग्रेस को, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों को एक करने की कोशिश की, जिससे देश को आजाद करवाया जाए। तो 1916 में तिलक ने पूना में अपनी होम रूल लीग स्थापित की। दोनों संस्थाएं तालमेल से कार्य कर रही थी। दोनों संस्थाएं कौन सी? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता की मांग को लोगों तक पहुंचाना था। फिर है राजनीतिक आंदोलन जो घटित हुए 1919 से 1947 तक। कौन कौन से आंदोलन हुई? रोलेट एक्ट। देखिए ये एक नया नियम बन करके आया था, रोलेट एक्ट, कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्य का जो लोग विरोध करेंगे, अंग्रेजी साम्राज्य की गतिविधियों का विरोध करेंगे, उनको बिना मुकदमा चलाए ही 2 वर्ष का कारावास मिल सकता है। ऐसा अंग्रेज सरकार ने एक नया नियम बना करके भेजा। प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक। तो जैसे 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने एक आश्वासन दिया कि भारतीयों को अधिकाधिक सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद किए गए सुधार संतोष पर नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत आर्थिक शोषण, प्रेस के कठोर नियम, प्रेस यानी छपाई जो अखबारों की है, उस पर भी कठोर नियम लागू कर दिए। अन्य दमनकारी गतिविधियां मिली। भारतीय जनता अंग्रेजों के विरोध में डटी हुई थी। सरकार को षड्यंत्र का भय था। अतः सरकार ने 1917 ईस्वी में, यानी अंग्रेज सरकार ने सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। सिडनी रोलेट नाम का एक प्रमुख विद्वान था, उसने एक समिति बनाई जिसके द्वारा बनाए गए बिल को विधानमंडल ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने 19 मार्च 1919 को पास कर दिया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, कोई भी भारत का व्यक्ति अगर अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध करता है तो ये बताया जाता है व्यक्ति को संदेह के आधार पर, जिससे अंग्रेज सरकार को ऐसा लगे कि ये व्यक्ति अंग्रेजी साम्राज्य को विरोध कर रहा है, तो संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे न कोई अपील कि वह मुकदमा भी नहीं कर सकता, अपनी न्याय की मांग भी नहीं कर सकता, न दलील और न कोई वकील का अधिकार था। इसे काला कानून कहा गया है, यानी बिना मुकदमा चलाए उसको 2 वर्ष की सजा दी जाएगी। ऐसा कानून बन करके आ गया जिसको रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न बनता है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 19 मार्च 1919 को पारित हुआ। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए आप ये छोटी क्लासों से पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। इसकी डेट महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी कि पंजाब का प्रसिद्ध शहर है अमृतसर, और अमृतसर से दूर जलियांवाला बाग में एक आम सभा हुई लोगों की। इस सभा में
किस प्रकार एकत्रित हुए थे? ये कहते हैं कि वे लोग बैसाखी का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए थे, पंजाब के लोग, किंतु अंग्रेज सरकार ने उन पर गोलियां चलाई, तो जिसमें 20,000 आदमी इकट्ठे हुए, जिनमें देखो स्त्री पुरुष व बच्चे भी थे। जनरल डायर एक महान सेना नायक था, जनरल डायर ने उसे प्रवेश किया और गोली चलाने का हुक्म दे दिया बिना कुछ सोचे समझे, और गोलियां तब तक चलती रही जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गए। सरकार सरकार के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए। ये बताते हैं कि अंग्रेज सरकार ने आंकड़ा निकाला तो 379 व्यक्ति जनरल डायर की सेना के द्वारा मारे गए थे, जबकि कांग्रेस समिति उस समय अपना अनुमान लगाती है कि मरने वालों की संख्या 1,000 के लगभग थी, ऐसा बताया जाता है। फिर है असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 को प्रारंभ हुआ गांधी जी के द्वारा। असहयोग का अर्थ होता है किसी कार्यों का सहयोग नहीं करना। खिलाफत आंदोलन था, ये जनवरी 1921 में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली और शौकत अली, जो दोनों बंबई में आंदोलन कर रहे थे, तो उन मुसलमानों का गांधी जी ने साथ दिया, इसलिए दोनों आंदोलन साथ में हो गए, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चला गया था, कि उस समय तुर्की का जो लीडर था, तुर्की का जो राजा था, वो मुसलमान था। तो 1919 की जो वर्साय की संधि हुई, प्रथम विश्व युद्ध समापन हो जाने के बाद में, तो तुर्की के साथ अन्याय ऐसा हुआ, क्योंकि तुर्की जर्मनी के साथ था, तो जर्मनी और तुर्की जब युद्ध में हार गए, तो पूरे युद्ध का हर्जाना जर्मनी और तुर्की को देना तय हुआ। इसलिए बंबई के मुसलमानों ने आंदोलन किया कि तुर्की के खलीफा, तुर्की का जो इस्लाम राजा बना हुआ है, उसके साथ अंग्रेज सरकार ने अन्याय क्यों किया, क्योंकि युद्ध तो सभी लड़े थे, तो फिर जर्मनी और तुर्की के साथ ये अन्याय क्यों हुआ। तो बंबई में मुसलमानों ने आंदोलन किया था, तो गांधी जी ने उनका साथ दिया था। तुर्की का खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक रूप से प्रमुख था, कि उस समय तुर्की का जो राजा बना हुआ था, जो लीडर था, वो धार्मिक रूप से इस्लाम का भी लीडर था। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। ये कहा जाता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए मुसलमानों ने विरोध किया। तो गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल हुए और केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया। इस आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त 1920 को सैबर की संधि से हुई, जिसमें तुर्की का विभाजन कर उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। तो अंग्रेज सरकार ने वहां पर क्या किया, तुर्की के दो भागों में बांट दिया तुर्की को, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया कि वहां केवल इस्लाम में ही धर्म नहीं रहेगा, सभी धर्मों को सम्मान मिलेगा। ऐसा अंग्रेज सरकार ने कर दिया। फिर देखिए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की। असहयोग का अर्थ होता है किसी कार्यों का सहयोग नहीं करना। तो इस प्रकार यह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, धन्यवाद।